धौलपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं। मनमाने तरीके से बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी बन चुकी है और ये बताया जा रहा है कि इलाके में 2 महीने से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। 10 से 12 घंटे तक लगातार बिजली कटौती से लोगों के रोजगार के कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है। उधर डिस्कॉम के अधिकारी बिजली की सप्लाई नहीं होने का हवाला देकर के पल्ला झाड़ लेते हैं। धौलपुर जिले में अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बिजली निगम का, विद्युत विभाग का किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है। मनमाने तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है। लोग बेहाल हो रहे हैं। भीषण गर्मी का दौर है। ये मिस्त्री मार्केट है धौलपुर का। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं। सर, आप बताएं आपका नाम। सुभाष शर्मा। क्या स्थिति है सर इस समय बिजली की? इस समय पर बिजली की बड़ा बुरा हाल हो रहा है। उमस बढ़ रही है, गर्मी के कारण लोग बड़े बेहाल हैं। और उधर में बिजली विभाग बड़ी भारी लापरवाही से काम कर रहा है। करीब 24 घंटे में 2 घंटे लाइट देता है, जिसके कारण लोग बड़े बेहाल हैं। पानी भरने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए, नहाने के लिए तरस रहे हैं। गर्मी से बेहाल हो रहा है, लेकिन बिजली विभाग अपनी नींद सोए हुए है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, न कोई उनका जवाब है, न कोई ऐसी घोषणा करते हैं कि इतने घंटे बिजली की कटौती होगी। ऐसा कोई नियम नहीं है उनका। अपनी मनमर्जी अनुसार ही काम कर रहे हैं। स्थानीय जैसे प्रशासन है, प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है क्या? स्थानीय प्रशासन से कई बार हमारे ग्रामीण लोगों ने और कस्बे के लोगों ने जाकर के वहां पर संपर्क किया है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ये कह देते हैं कि ऊपर से ही कटौती हो रही है। तो ऊपर से कटौती होने की कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। आप बताएं सर, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत ही बुरी हालात है। बिजली की अघोषित कटौती है, पहले कोई सूचना दी नहीं जाती है। वो भीषण गर्मी, 1-2 महीने निकल चुके हैं गर्मी के, तो बिजली की यही व्यवस्था है। मुश्किल से 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे बिजली मिल रही है। पशुओं के लिए पानी नहीं है, इंसानों के लिए पानी नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत फैल है। मच्छरों, इस समय मच्छर काफी हो गए हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया फैल रहा है और बीमारी भी बहुत फैल रही है। बिजली विभाग कई बार शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि साहब हमारे यहाँ से कोई कटौती नहीं है, ऊपर से कटौती है, और कोई सुनवाई नहीं है। रविवार रात्रि से बिजली काटी है, लेकिन अभी तक नसीब नहीं हो पाई है आपको। अभी तक बिजली नहीं हो पाई है। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप लोग? पानी की व्यवस्था हैंडपंपों से इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं। पीने के लिए भी पानी इधर से उधर से व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बिना नहाए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लाइट है नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी है। आप विद्युत संचालक है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आपके काम को? किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। विद्युत विभाग की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ग्राहकों को लौटाना पड़ रहा है और लाइट की तो ये स्थिति हो चुकी है कि पूरी रात मच्छर काटते हैं। लोगों, बच्चों को मलेरिया तक हो रहा है, जिनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में भी लाइट नहीं है, सिर्फ विद्युत विभाग वाले मस्ती काट रहे हैं अपनी। बिजली घर तक लाइट आती है, उसके बाद कहीं लाइट नहीं आती। सैंपू में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 4 महीने से हम देख रहे हैं, 4 महीने से लाइट की वो स्थिति कर रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 2-2 घंटे लाइट देते हैं, उसके बाद पूरी कटौती, पूरी रात कटौती रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर 4 महीने से हालात बने हुए हैं। आप बताएं सर। ना तो लाइट है, ना पानी की व्यवस्था है। लोग चारों बगल 1-2 हैंडपंप है, उसमें से पानी इधर उधर से लाल हो गए। स्टूडेंट विद्यार्थी, पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है? आप बिल्कुल, ना तो लाइट है, ना मच्छर काटते हैं रात में, और लाइट है तो बगैर नहाए जाना पड़ता है। आगे गर्मी पड़ रही है, उमस है बहुत। क्यों, चौमासे का सीजन है, बरसात ज्यादा है। बारिश का सीजन हो रही है। आप बताएं सर। उमस सर बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे काम करने वालों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पूरे दिन पसीने में गीले रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी सर यहाँ पर। ऊपर वालों की बोल रहे हैं लाइट दो, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, जैसे आपके जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे भी शिकायत आप करते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बोलते हैं ऊपर से कटौती हो रही है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऊपर से कटौती का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। आप मैकेनिक लाइन में जुड़े हुए हैं, मिस्त्री मार्केट से आपकी खराब मशीन है, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, एक तो बुवाई का समय है, जो वो बारिश हुई पहली, उसके बाद में क्या हुआ कि वो कुछ हो गया, बुवाई हो गई और कुछ नहीं हुई। लेकिन अब किसान आदमी है, वो आता है बाजार में काम कराने के लिए, लेकिन लाइट नहीं मिलती है। पूरे दिन खड़ा रह गए और लौट जाता है। और अम्मी सुबह से आते हैं, शाम तक मतलब बैठे रहते हैं। लाइट नहीं आएगी तो काम किस तरीका से किया जाएगा? लाइट पानी दोनों की इतनी बड़ी समस्या है कि इस गवर्नमेंट पर कोई फल नहीं है। अधिकारी वर्ग बिल्कुल सोया हुआ है। शिकायत करने के बावजूद भी वो पल्ला ऊपर की तरफ झाड़ देते हैं। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप बताएं, आपका नाम? गुट्टू है।
गुड्डू बाबू क्या स्थिति है लाइट की? बहुत ज्यादा स्थिति खराब है सब लाइट की। तो लाइट आ ही नहीं रही है, कभी 1 घंटे आ गई, कभी 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं आ रही। पानी भी नहीं मिल रहा नहाने धोने के लिए, बड़ी व्यवस्था खराब है। तो देख सकते हैं कि धौलपुर में इस समय जो लाइट की स्थिति है बिजली की बहुत ही दयनीय बनी हुई है और लोग बुरी तरह बेहाल हैं। विद्युत निगम पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। लापरवाही के आरोप यहाँ पर लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर। वहीं सांबर लेक में कांवड़ियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाल मुकुंद आचार्य ने पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस राज में हुआ करती थीं और अब बीजेपी सरकार है। मामले की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस घटना की मुझे भी जानकारी मिली है। मैंने सभी जनता से जो यहाँ लोग बाग है उनसे बात करी है और उच्च अधिकारियों से बात करके सरकार में बात करके निश्चित तौर पे पूरी घटना की जांच होगी और जो भी दोषी है इसमें एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बचनी नहीं चाहिए। इसके लिए हम सब लोग पूरा ऊपर मुख्यमंत्री तक बात करेंगे। साहब, पहले तो हमारी डीजी को पकड़ लिया गया, फिर हमारे कावड़ी जब थाने के सामने पहुंचे तो पुलिस वालों ने दारू पी करके हमारे कावड़ियों की कावड़ गिरा दी और उनके साथ मारपीट की। कौन था पुलिस वाला? नाम तो सर मेरे को उसका कंफर्म नहीं है, उसका वीडियो है हमारे पास, मारते हुए का हमारे पास वीडियो है। अगर आप चाहते हो तो हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारे साथ पुलिस वालों ने मारपीट की यहाँ पे। क्यों? हम कावड़ लेके जा रहे थे, हमारा डीजे बज रहा था, डीजे के आकर शीशे फोड़ दी, डीजे के मेरे ऊपर 3 मुक्के मारा पुलिस वालों ने। थाने बुलाकर फिर पुलिस वाले ने हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और अब हम जा रहे हैं। बिल्कुल दुखद घटना है। कांग्रेस काल में तो ये नित्य प्रतिदिन की घटनाएं थी कि कावड़ियों पर पथराव होना, आगजनी होना, कावड़ियों को रोक देना और उनके सत्संग भजन कीर्तन अगर वो कर रहे हैं तो उसे पाबंद कर देना या बंद कर देना, ये कांग्रेस काल में तो था। लेकिन अभी ये बीजेपी के आने के बाद में पूर्णतः बड़े आनंद से कावड़िए भी चल रहे हैं, शिव यात्राएं भी चल रही है, अभिषेक भी हो रहे हैं, सब हो रहा है। अब कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ये वीडियो आया, तो ये दुखद घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं झुंझुनू के तीर्थराज लोहारकल में पुलिस और कांवड़ियों में झड़प की खबर सामने आई, जहां पुलिस ने कांवड़ियों पर जमकर लाठियां भांजी। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोहारकल के सूर्यकुंड में भगदड़ मच गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों और पुलिस के जवानों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार रात को बड़ी संख्या में तीर्थराज लोहारकल पर कांवड़ लेने के लिए कांवड़िए पहुंचे थे। सूर्यकुंड में स्नान के दौरान लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण के बाहर जाता देख पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने कांवड़ियों पर लाठियां भांजी। कांवड़ियों में लाठीचार्ज को लेकर विरोध किया और लाठी चार्ज न करने के लिए अपील की, जिसके बाद भगदड़ मच गई। इस दौरान आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की खबर भी आ रही है। घटना के बाद तीर्थराज लोहारकल में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। शैक्षणिक कैलेंडर में इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बार राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 28 मई को सावरकर जयंती मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी है। वहीं 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर स्कूलों में उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दिन को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। साल भर में इस बार 365 दिनों में 213 दिन ही स्कूल संचालित होंगे और इस बार भी हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। इस दिन स्कूलों में अलग अलग गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें बच्चों को स्टेज पर आने का अवसर दिया जाएगा। तो यहां शैक्षणिक कैलेंडर में इस बार कुछ बदलाव किया गया है और इसमें वीर सावरकर जयंती के बारे में बताया जाएगा। 28 मई को ये जयंती मनाई जाएगी और 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। तो नए सत्र के लिए जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और कई महत्वपूर्ण चीज़ों के अंदर यहाँ पर बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। जैसे कि 28 मई को
वीर सावरकर जयंती मनाई जाएगी और ऐसे में 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं डीडवाना में तालाब डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है और रविवार को छुट्टी के दिन चारों बच्चे तालाब के किनारे खेलने गए थे। खेलने के दौरान ही तालाब में नहाने उतर गए। जानकारी के मुताबिक चारों बच्चे तैरना नहीं जानते थे। चारों बच्चे तालाब में डूब गए और चारों बच्चों की शिनाख्त किराप गांव के भूपेश लोहार, शिवराज लोहार, साहिल मिरासी और विशाल जाट के रूप में हुई। बच्चे रविवार की सुबह खेलने गए थे और देर शाम तक घर नहीं लौटे और देर शाम को चारों बच्चों के परिजनों से तलाश शुरू की। वहीं बच्चों के चप्पल नदी के किनारे पड़े मिले। सरपंच ने स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी है। वहीं रात करीब 1 बजे 2 बच्चों के शव ढूंढ निकाले गए। वहीं तालाब में एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो शव तालाब में गहरे दलदल में फंसे हुए मिले। इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है। दुखद घटना है। कल रात्रि के अंदर करीबन 9:20 पर सूचना मिली किराप गांव से कि किराप गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर तालाब है। वहां पर 2 बच्चों को ग्रामीणों ने बोला हमने बाहर निकाल लिया और 2 बच्चे अंदर डूबने की आशंका हो रही है, जिस पर मौके पर पहुंचे, जहां पर क्योंकि अंधेरी रात थी, चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, तालाब के अंदर भी झाड़ियां उगी हुई थी। उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी महोदय, एडीएसपी साहब डीडवाना, एडीएम साहब डीडवाना व अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। उनके निर्देशानुसार एसडीआरएफ की टीम नागौर से मौके पर आई। उसके बाद में सिविल डिफेंस की टीम भी आई। सिविल चिराग जो बलदेवाराम जी है वो मौके पर आए, जिन्होंने अपने प्रयासों से 2 बच्चों को तलाई में से बाहर निकाला। जनरेटर व अन्य हेलोजन लाइटों की व्यवस्था ग्रामीणों के सहयोग से करवाई गई। देखिए सर, कल शाम को हमें सूचना मिली थी कि गांव से 4 बच्चे गायब हैं, तो उनको ढूंढने के लिए सबने मिलकर परिजनों ने प्रयास किया। प्रयास करने पर हमें गांव के तालाब है, उधर कुकराना तालाब, जो कि एक ऐतिहासिक तालाब है, वहां पर हमें बच्चों के जाने की सूचना मिली थी। सब लोगों ने वहां पे जाके ढूंढा तो 2 बच्चों की लाशें वहां पे तैर रही थी और 2 बच्चे मिसिंग थे। तो हमने पुलिस को, प्रशासन को कॉल किया था। कलेक्टर महोदय साहब से बात हुई थी, सारी टीम वहां आई और उन सबके प्रयास से और एनडीआरएफ की टीम भी देर रात 12-1 बजे तक हमारे वहां पर पहुंची और गोताखोर भी आए और सबके ढूंढने से लास्ट में 1:15 बजे हमें 2 बच्चों की और लाशें वहां पर बरामद हुई। चारों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया था। वहीं जोधपुर में देर रात कार और बाइक में भिड़ंत से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में मृतक का साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा देवनगर थाना इलाके में हुआ। उधर हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन ये हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से मॉर्चरी के बाहर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और हादसे की तस्वीर देख करके हर कोई हैरान था और बड़ा दर्दनाक ये हादसा हुआ। आप देखिए किस तरीके से कितनी तेज़ रफ्तार में ये कार आती है और बाइक सवार को टक्कर मार देती है। हालांकि इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। तो मृतक का साथी फिलहाल घायल हो गया है, गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से जरा आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। बाइक पर 2 लोग जा रहे थे और उसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और सड़क पर होने वाले इस तरीके के हादसों की वजह से ये आप देखिए, ये पीछे से आ रही एक तेज़ रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी, जिसमें जो बाइक सवार है एक शख्स, उसकी मौत हो जाती है, जबकि जो दूसरा साथी है बाइक सवार, उसकी गंभीर रूप से वो घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस घटना से, इस हादसे से ज़रूर यहाँ पर सड़क पर चलने वाले लोगों के मन में एक डर बन गया है। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में ट्रक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सीएनजी गैस भरवाते वक्त खलासी ने ट्रक को चालू कर दिया, जिससे बेकाबू ट्रक ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन और ट्रक चालक को टक्कर मारती हुई कैबिन में जा घुसी। हादसे में मौके पर ही पेट्रोल पंप सेल्समैन की कुचलकर मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक सेल्समैन की डेड बॉडी को पुलिस ने मॉर्चरी में रखवा दिया। हादसे के चश्मदीद पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने कहा कि सीएनजी गैस भरवाने के बाद ट्रक चालक और सेल्समैन
पेट्रोल पंप मशीन के सामने बैठकर पैसों का हिसाब कर रहे थे और इसी दौरान ट्रक में बैठा खलासी ने ट्रक को चालू कर दिया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और खलासी मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और उधर हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अजमेर के नसीराबाद के पास के रामपुरा गांव में गौ तस्करी का मामला सामने आया, जहां गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को एक ट्रक में गौवंश भरे होने की जानकारी मिली। सूचना पर गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रामपुरा के पास एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गौ तस्कर ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर के फरार हो गया। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जब ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से करीब 40 गौवंश बरामद हुए, जिसके बाद उन्हें मुक्त कराया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना इलाके में पत्नी को पति को नसीहत देना भारी पड़ गया। देवलिया गांव में नशे में धुत पति को नसीहत देने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक महिला 4 बच्चों की मां थी। वहीं आरोपी पति वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। परिजनों के मुताबिक आरोपी पति आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। पत्नी की को टोकने पर गुस्साए पति ने पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मृतका के बच्चों ने पड़ोसियों को दी। उधर सदर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमें बनाई हैं। पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पीयर पक्ष ने पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। गांव का नाम है माला बस्ती गलकिया। इसमें मृतका है गीता, वाइफ ऑफ रत्मा, जो इसके पति पत्नी के आपस में रात को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसने गला दबा के उसको कोई 4 बार फटके लगा के उसकी मृत्यु हो गई। उसको मार दिया गया, जिसका शव को लेके हॉस्पिटल। सर आपका नाम और थाना? बहुधन पाटीदार, सब इंस्पेक्टर सर, पुलिस थाना सदर। सर इसमें प्रथम दृष्टया क्या माना जा रहा है, मर्डर है या आत्महत्या है? हत्या का मामला, मर्डर का मामला, हत्या का मामला है। कोटा के बटगांव में हार्डवेयर की दुकान में अचानक से आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई और दुकान कोटा बूंदी रोड पर है। वहीं आग ने आसपास के दुकानों को चपेट में ले लिया। उधर जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। राहत की बात यह रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। बाड़मेर जिले के सेठवां उपखंड मुख्यालय के पास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालरिया के स्कूल में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई। इस विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों के नहीं आने और आधे शिक्षकों के देरी से आने पर गुस्साए ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर गेट पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों का कहना है कि इस स्कूल में लंबे समय से कुछ शिक्षक तय समय के बाद स्कूल पहुंचते हैं और कुछ शिक्षक बिना किसी कारण के ही स्कूल नहीं आते। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग न तो स्कूलों को मॉनिटरिंग कर रहा है और न ही ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भीलवाड़ा में दिव्यांग शतरंज खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया। गुजरात के 2 दृष्टिहीन खिलाड़ी ने इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट में मुकाम हासिल कर सभी को हैरत में डाल दिया। दृष्टिहीन खिलाड़ियों ने सामान्य खिलाड़ियों को न केवल शिकस्त दी बल्कि 200 खिलाड़ियों में मुकाम हासिल किया। एक खिलाड़ी ने 49वीं रैंक हासिल की जबकि दूसरे ने 149वीं रैंकिंग हासिल की है। वहीं टूर्नामेंट का आयोजन राम स्नेही वाटिका में किया गया। दृष्टिहीन खिलाड़ी राहुल साहनी और राहुल बघेल ने शहमाद के शतरंज खेल में जाने माने खिलाड़ियों को मात दी है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले राजस्थान स्टेट के चैंपियन से हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने खास बातचीत की। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा को एक इंटरनेशनल रैंकिंग जो टूर्नामेंट है चेस का, उसकी मेजबानी का शुभ अवसर मिला है। इस टूर्नामेंट में देश भर के 200 से ज्यादा शतरंज के माहिर खिलाड़ी अपनी चालों से और अपनी जो प्यादे और अपने जो कोटियां हैं उससे सहमात का खेल खेल रहे हैं। मगर इस टूर्नामेंट में जो मैं आपको पीछे दिखाऊं, यहाँ जो टूर्नामेंट चल रहा था, इस टूर्नामेंट में अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं
चूंकि खिलाड़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। मगर यहाँ पे जो टूर्नामेंट चल रहा है, इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि यहाँ पे गुजरात के ऐसे तो साथी रहे हैं, खिलाड़ी आए हैं जिनकी जो चेस की जो चालें हैं उनसे अच्छे जो जिनको कह सकते हैं धुरंधर मात खा गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दोनों बच्चे अभी मेरे सामने जो खड़े हुए हैं, ये दोनों आंखों से निसकते हैं, जिनको भगवान ने आंखों से देखने की ताकत नहीं दी है, मगर इनका दिमाग इतना तेज दिया भगवान ने कि इन्होंने आम जो खिलाड़ी है उनको भी शतरंज की जो चेस का जो बोर्ड है उसमें चित किया है। अभी हमारे बीच में खिलाड़ी एक मौजूद है, उनसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल साहनी है। कहाँ से आप? अहमदाबाद से। तो बचपन से नहीं देख पाते हैं, अभी कुछ ऐसी घटना हुई? 9 साल का था तब से ब्लाइंड हो। 9 साल से तब से ब्लाइंड। शतरंज कब से खेलना शुरू किया आपने? 2021 में। तो कहाँ से मिली प्रेरणा शतरंज खेलने की? हमारे स्कूल में सब बच्चे खेल रहे थे, उनको देखकर सीखा। अच्छा, क्या प्रेरणा देना चाहते हो? आप आंखों से ब्लाइंड हैं, भगवान ने कमी दी है, जो देख सकते हो उनके लिए क्या संदेश है आपका? एक कभी भी कोई भी कमी हो तो भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और आंखें नहीं दी है तो भी हमको भगवान ने दिमाग और स्पर्श शक्ति दी है। स्पर्श शक्ति से ये शतरंज की जो चालें हैं वो चलाते हैं और हार जीत का फैसला करते हैं। हमारे बीच में एक बच्चा और है, कहाँ से भैया अभी आप? अहमदाबाद से। क्या नाम भैया आपका? राहुल। राहुल, कैसे अभी आप देख नहीं सकते हैं तो चाले कैसे चलते हैं? गोटी प्यादी आगे सरकानी, हाथी घोड़ा सरकाना है, कैसे सरकाते हैं? चेस गेम ही ऐसा गेम है जिस गेम में इंक्लूसिवली ब्लाइंड और नॉर्मल प्लेयर विदाउट रूल ब्रेकिंग खेल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें इसमें अलग रूल बनाने की, हम ऐसे ही खेल सकते हैं। सब स्पर्श शक्ति का खेल है, आंखों की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आप 200 बच्चों में आपका कौन सा नंबर लगा ऑल इंडिया में? मेरा इस टूर्नामेंट में 49th रैंक है। मतलब आपने इतना अच्छा टूर्नामेंट खेला है कि 49वीं रैंक है। इससे पहले भी कोई टूर्नामेंट खेला जिसमें ऐसी रैंक आई आपकी? हाँ, मैं ब्लाइंड जूनियर नेशनल खेल चुका हूँ, उसमें मेरा 4th रैंक है। आप देखिए, ये भगवान ने इसको देखने की ताकत नहीं दी दोनों खिलाड़ियों को, मगर इनमें कहीं ना कहीं भगवान ने एक प्रतिभा ऐसी दी है कि इन्होंने अच्छे खिलाड़ियों को चित कर दिया चेस के इस बोर्ड में। इन जो अंधे जो बच्चे हैं जो कि यहाँ पे भीलवाड़ा में इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट खेलने आए थे, इनसे आप प्रेरणा ले सकते हो। इनसे हारने के बाद में भी एक मासूम बच्चे के चेहरे पे खुशी साफ दिख रही है और इसका कहना यह है आपके अगर कोई कमी है तो भी आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। जसपुर के एसएमएस अस्पताल में 34 वर्षीय पूजा सैनी का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हार्ट को जोधपुर से फ्लाइट के जरिए जयपुर लाया गया और हार्ट ट्रांसप्लांट में ये इस तरह का पहला मामला है। जोधपुर से हार्ट लाने और अस्पताल में मरीज के ऑपरेशन की प्रक्रिया 4 घंटे से कम समय में पूरी की गई। जोधपुर एम्स और एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों ने समन्वय से इस पूरे मिशन में सफलता पाई। पूजा सैनी पिछले 2 साल से हार्ट डोनर का इंतजार कर रही थी। जोधपुर में सड़क हादसा दुर्घटना में घायल हुई अनीता के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया। इससे पूजा को नया जीवन मिला। और वहीं सीटीवीएस सर्जन डॉक्टर राजकुमार यादव और चिकित्सकों की पूरी टीम ने इस ट्रांसप्लांट को सफल बनाया। खबर आई थी कि एक ब्रेन डेड पेशेंट जोधपुर एम्स में वो ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार है। ब्रेन डेड था, अनीता नाम की पेशेंट थी, जोधपुर एम्स में। तो तब से हमने इसमें कोऑर्डिनेट किया। तो हमारी बड़ी टीम होती है इसके अंदर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की, सर्जन्स की, एनेस्थेटिस्ट की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की। ये जो ट्रांसप्लांट के जो न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट, और तो इन सब ने काफ़ी कोऑर्डिनेट करके इस रात भर से ही हमारी चल रही, कोई 15 डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय, सब रात भर से पूरा ओटी खुला हुआ है। आईसीयू में पूरा फ्यूमिगेशन चल रहा था। तो इसमें कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, पूरी टीम इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स ने जैसे कहा है कि ऑपरेशन सफल है, तो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। लगभग 3 साल से हमें इंतज़ार था कि कब हमारे भाभी जी के लिए कोई डोनर मिले, और लगभग 3 साल के बाद आज डोनर मिला है। कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ माहौल में दिन में बहुत तनावपूर्ण भी था। अब जैसे डॉक्टर बता रहे हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो ठीक महसूस कर रहे हैं। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघ सैलानियों को अपनी ओर लुभा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघों की तादाद में इजाफा हुआ और इस वक्त सरिस्का में 43 बाघ हैं। सरिस्का में 5 महीने में 13 नए शावक दिखाई दिए। साल 2004 में सरिस्का में बाघ खत्म हो गए थे और उसके बाद रणथंभौर से बाघों को लाया गया। साल 2008 में बाघों को सरिस्का में बसाया गया। हालांकि इस दौरान 7 बाघों ने अपनी जान भी गंवाई। बाघों के पुनर्वास कार्य को मानवीय दखल की वजह से झटका लगा, पर अब सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सरिस्का में 11 बाघ, 14 बाघिन और 18 शावक हैं। जनवरी से अब तक एसटी 12 बाघ ने 4 शावकों को जन्म दिया है।